अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं घबरा कर दरख्तों की तरफ दौड़ा। गोलियां तड़ाक तड़ाक चल रही थीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। पहले तो महसूस हुआ कि मैं देख लिया गया हूँ और ये फायरिंग मुझ पर ही हो रही है, मगर गोलियों की आवाज़ रेस्तोरान के सामने वाली जानब से आ रही थी। उधर ही से अब लोगों का शोर भी उठने लगा था। मैं दौड़कर एक छोटी सी कच्ची सड़क पार करने लगा तो ठई से एक फायर हुआ और गोली मेरे बिल्कुल करीब से गुजर गई। साथ ही पीछे किसी ने चिल्लाकर इब्रानी ज़बान में कहा, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं वहीं रुक गया। एक आदमी स्टोर के छज्जे से नीचे निकलकर मेरी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में पिस्तौल था, एक हाथ कंधे पर था, वो हाथ खून में लिथड़ा हुआ था। वो लंगड़ाता हुआ तेज रफ्तारी से मेरे सर पर पहुंच गया और पिस्तौल मेरी गर्दन पर रखकर बोला, उस सामने वाली कार में चलो। वो हाँफ रहा था, खून उसके कंधे से उबल रहा था। मैं उसके इशारे पर चलता सड़क के पार खड़ी सेडान कार में आकर बैठ गया। वो भी घसीटता हुआ कार में घुस गया। उसके पिस्तौल का रुख अभी तक मेरे सीने की तरफ था। मुझे यह जानकर तसल्ली हो गई थी कि यह पुलिस या सीआईडी का आदमी नहीं था, बल्कि जख्मी था और इसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। उसने जल्दी से कहा, मेरी जेब से चाबी निकाल कर कार को यहाँ से निकाल ले चलो, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने उसकी जेब से चाबी निकाल कर कार स्टार्ट की और तेज़ी से कार को एक तरफ भगाया और इसके साथ ही पीछे से 3-4 गोलियां आईं। एक गोली कार की डिग्गी में लगी। मैंने अपना सर नीचे कर लिया था। जख्मी आदमी पिस्तौल मेरी पसलियों में दिए खुद भी नीचे को झुका सीट पर लुढ़का हुआ था। मैं कार को अन वाहिद में वहाँ से निकाल कर कहीं से कहीं ले गया। जख्मी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, पहले मोड़ पर बाएं जानब, रफ्तार तेज़ करो। मैंने स्पीड मज़ीद तेज़ कर दी। सड़क के पहले मोड़ पर मैंने गाड़ी को बाएं जानब घुमा दिया। यह सड़क टीलों के गिर्द चक्कर काटती ढलान की सूरत में आगे एक खुश्क नाले में उतर गई थी। यहाँ तक आते आते खून ज़्यादा निकल जाने से जख्मी नौजवान के हाथ से पिस्तौल लुढ़क गया। उसने बेबस निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने गाड़ी चलाते हुए कहा, दोस्त घबराओ नहीं, तुम जहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहीं पहुँचा दूंगा। उसने अपने कंधे के जख्म की तरफ इशारा किया और गर्दन पीछे डाल दिया। मैंने खुश्क नाले में पहुंचते ही गाड़ी रोक दिया और अपनी कमीज फाड़कर उसके कंधे पर पट्टी कसकर बांध दिया। जख्मी नौजवान ने गुस्से में कहा, गाड़ी यहाँ से निकालो। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कहा कि आगे कहाँ जाओगे। उसने अब फिर पिस्तौल की नाल लेकर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया था। नाले से निकलोगे तो एक सड़क ऊपर को जाएगी, उस पर हो जाना, खबरदार गाड़ी मत रोकना। मैंने ऐसा ही किया। उसने मुझे गाड़ी की बत्तियां रोशन करने से मना कर दिया था। मैं अंधेरे में बल खाती छोटी सड़क पर बड़ी एहतियात से गाड़ी चला रहा था। चंद लम्हों के बाद गाड़ी ऊंचे नीचे दरख्तों के नीचे बने हुए एक लकड़ी के कटीज के पास पहुंच गई। जख्मी नौजवान ने पिस्तौल की नाल मेरी पसली में दबाई और कहा कि गाड़ी रोक दो। मैंने ब्रेक लगा दिया। अचानक कटीज का बैरूनी दरवाज़ा खुला और अंदर से 2 हट्टे कट्टे लंबे बालों वाले गुंडानुमा आदमी जैसे छलांगे लगाकर बाहर निकले। उन्होंने पिस्तौल तान रखे थे। गाड़ी के पास आते उन्होंने सबसे पहले मुझे गर्दन से घसीट कर बाहर निकाल लिया। जख्मी नौजवान ने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा, इसे कुछ ना कहना। गुंडों ने मुझे छोड़ दिया। अब वो अपने साथी की तरफ मुतवज्जे हुए। क्या हुआ, बाकी लोग कहाँ हैं? जख्मी नौजवान पर सवालों की बौछार कर दी गई। उसने सिर्फ इतना कहा कि होल्ड अपना काम रहा। उन लोगों के पास असला ज़्यादा था। कटीज में से एक मोटे पेट वाला आदमी हाथ में मशरूब का कार्टन थामे बाहर निकल आया। उसने चिल्लाकर कहा, इसे फर्स्ट एड दो, गाड़ी यहाँ से भगा दो। ये आदमी कौन है? इसे गोली क्यों नहीं मारी? इसके साथ ही मोटी तोंद वाले ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। इस वक्त दोनों गुंडे जख्मी नौजवान को सहारा दिए मकान में ले जा रहे थे। जख्मी ने कदरे चीख कर कहा, डेविड गोली मत मारना। मेरा ख्याल था कि ये लोग मेरी जान बख्श देंगे, यानी छोड़ देंगे, मगर इन्होंने मुझे भी बसीदा कॉटेज की कोठरी में बंद कर दिया। मैं अगरचे इस वक्त इस पोजीशन में था कि छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा था, ताहम मुझे वक्त ज़ाय करना भी गवारा न था। थोड़ी देर बाद एक जीप आ गई जिसमें से कुछ मजीद आदमी शोर मचाते एक दूसरे को बुरा भला कहते गालियां बकते बरामद हुए। मुझे उस जख्मी नौजवान के रूबरू पेश किया गया जिसको गाड़ी में बिठाकर मैं यहाँ तक लाया था। उसके कांधे की गोली निकाल दी गई थी, ताज़ा पट्टी बंधी थी। एक बोतल लकड़ी की मेली कुचैली मेज़ पर पड़ी थी, लालटेन जल रही थी। वो आरामदाह कुर्सी पर नीम दराज था। उसके साथ ही वहीं इधर उधर कुछ पड़े, कुछ नीम दराज और कुछ बैठे सिगरेट और मशरूब पी रहे थे।
मोटी तूंद वाला डेविड भी मौजूद था और पिस्तौल सामने रखे मशरूब पीते हुए मुझे लाल लाल आंखों से घूर रहा था। शक्ल सूरत से ये जराम पेशा कातिल और खूनी लगते थे। जख्मी नौजवान ने मुझे हाथ से अपने सामने वाले स्टूल पर बैठने का इशारा किया, फिर इब्रानी ज़बान में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम सलोमन ही बता दिया। जख्मी नौजवान ने कहा, मेरा नाम सलोस है, ये डेविड हमारा अंकल है, बाकी हमारे दोस्त हैं। फिर अपने दोस्तों की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा, सलोमन अगर चाहता तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकता था। फ़ोन ज़्यादा बेच जाने से मेरा पिस्तौल मेरे हाथ से गिर पड़ा था, मगर सलोमन ने कहा कि मैं तुम्हें जहां तुम कहोगे वहीं छोड़ दूंगा, फिक्र न करो। फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कराया। सिवाय डेविड के सभी बदमाश मुझे तहसीन अमेज नज़रों से देख रहे थे। डेविड बोला, ये पुलिस का आदमी हो सकता है। सलूस ने एक हाथ से सिगरेट का पैकेट निकाल कर मुँह में लगाया। उसके साथ बैठे गुंडे ने लेटर जलाकर उसे सुलगा दिया। सलूस ने 2-3 कश लगाए, डेविड की तरफ गहरी नज़र से देखा और कहा, अंकल तुम तजर्बे में मुझसे ज़्यादा हो, मगर निरे गौदी हो, तुम बंदे को पहचान नहीं सकते। अब बीच में बोले तो पिस्तौल से खोपड़ी उड़ा दूंगा। डेविड खून के घूंट पी कर रह गया। मालूम हुआ कि यह जख्मी नौजवान यानी सलूस इन सब का सरदार था। सब उससे दबते थे। फिर वो अपने ऑपरेशन की नाकामी की वजूहात पर तेज़ तेज़ बेस मुबैसा करने लगे। मालूम हुआ कि वो कस्बे के स्टोर पर डाका मारने गए थे। आगे से मुकाबला शुरू हो गया और ये स्टोर वालों के 3 आदमियों को ठंडा करने के बाद वहाँ से फरार हो गए। सिर्फ सलूस इस मरके में ज़ख्मी हुआ, उसके कंधे पर गोली लगी थी। एक अजीब इत्तफाक से मैं इन लोगों के खुफिया ठिकाने और इनके पेशे और मुजरमाना सरगर्मियों से वाकिफ़ हो गया था। सलूस मेरा एहसानमंद था। उसे इस हकीकत का एहसास था कि मैंने उसके साथ इंसान दोस्ती और रवादारी का सलूक किया था। मैं अगर चाहता तो जब वो निढाल हुआ था और पिस्तौल उसके हाथ से तकरीबन लुढ़क गया था तो उसे कार से बाहर फेंक कर खुद फरार हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसा न किया। महज इसलिए कि एक बेबस इंसान की बेबसी और मजबूरी से फ़ायदा उठाना मेरा असूल नहीं। और सलूस शदीद ज़ख्मी भी था। अगर उसे सड़क पर लुढ़का कर फरार हो जाता तो वो ज़्यादा खून निकल जाने से मर जाता। सलूस ने मुझे खाना खिलाया, मशरूब के 2 टन पिलाया, सिगरेट पीने को दिया। फिर जब गैंग के बाकी आदमी अपने अपने खुफिया ठिकानों पर चले गए तो सलूस ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ और बुर्ज टाउन में कैसे आया था। मैंने सलूस को फर्जी कहानी घड़कर सुना दी कि शाम का यहूदी हूँ, माँ बाप के मरने के बाद यरूशलेम आ गया, बेकारी से तंग आकर तलाबीब नौकरी की तलाश में आया, कामयाबी न हुई, भूखा प्यासा वापस यरूशलेम की तरफ जा रहा था कि बुर्ज टाउन में यह हादसा पेश आ गया। सलूस ने सिगरेट का लंबा कश लगाया और बोला, क्या हमारे गैंग में शामिल हो गया? मैं चाहता था कि किसी तरह मैं यरूशलेम पहुंच जाऊं। मैंने कहा, एक बार यरूशलेम जाना चाहता हूं, वहां मेरी बड़ी बहन रहती है, उसके पास मेरी कुछ पूंजी जमा है, वो ले आऊं, फिर तुम्हारे गैंग में शामिल हो जाऊंगा। सलूस कुछ देर लालटेन की रोशनी में मेरी तरफ घूरता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे साथ एक आदमी कर दूंगा, वो तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलाकर वापस ले आएगा। मैंने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं सलूस? सलूस मुस्कुराया, उसके दांत जर थे। ये बात नहीं सलोमन, अगरचे मैं अपने गैंग का बास हूँ, लेकिन मुझे इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। वो कहते हैं कि तुमने हमारा ठिकाना देख लिया है, हमारी शिकलें देख ली हैं, हो सकता है तुम पुलिस वालों को खबर कर दो। अगरचे मुझे तुम पर पूरा एतमाद है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मुझे अपने आदमियों का भी मुंह बंद रखना पड़ता है। इसमें ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मेरा आदमी तुम्हें गाड़ी में बिठाकर अपने साथ बाहिफाजत ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। मैं समझ गया कि मैं एक तरह से इन गुंडों के पास गिरवी पड़ गया हूँ। नादानिस्गी में मैं उनकी मुजरमाना सरगर्मियों और कमीगा का यानी गवाह बन गया हूँ और अब वह मुझे अकेला छोड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। मुझे अपना गम खाई जा रहा था कि पेट में धमाका होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। मुझे सादिया से मिलकर इसका फौरी कोई तोड़ तलाश करना था, जिसके लिए मेरा जल्द अज जल्द यरूशलेम पहुंचना बहुत ज़रूरी था। मैंने हिकमत अमली से काम लेते हुए सलूस से कहा कि वो जैसे कहेगा वैसे ही करूँगा। सलूस खुश हो गया। सलूस ने अपने इस टूटे फूटे कमरे में मेरे लिए कैंप काट बिछवा दिया और मैं उस पर लेट गया। मैं खूब जानता था कि बाहर पहरा लगा है। सलूस ने कहा था कि वो सुबह मुझे अपने खास आदमी के हमरा यरूशलेम की तरफ रवाना कर देगा। आधी रात को अंकल डेविड अंदर आया। सलूस जाग रहा था। उसने सलूस को दवाई की गोली खिलाई और फिर मेरे करीब आकर झुक कर देखा। मैं झूठ मूठ खराटे लेने लगा।
डेविड ने एक तरफ थूक कर कहा, तुमने खामखा की मुसीबत मोल ले ली है। अब 2 आदमी मुस्तकिल इसकी निगरानी को चाहिए। सालूस आहिस्ता से बोला, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, तुम जाकर आराम करो। राकी को कहना कि सुबह वेगन निकाल कर इसे यरूशलेम ले जाए। वो क्यों? डेविड ने चौंक कर नाराजगी से पूछा। सालूस ने कहा, यह बात तुम मुझ पर छोड़ दो और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। अब जाओ, मुझे नींद आ रही है। इसके बाद मैं भी सो गया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब कोई मुझे कंधे से हिला रहा था। सालूस की आवाज़ आई, सलोमन, तुम्हें इसी वक्त यरूशलेम जाना होगा मेरे दोस्त। मैंने आंखें खोल दी। लालटेन कमरे में उसी तरह जल रही थी। मेरे करीब एक भरे भरे बदन वाला आदमी टी शर्ट और जीन्स में फंसा फंसा सा सिगरेट पी रहा था। उसकी शेप बड़ी हुई थी। मैं उठ बैठा, गौसल खाने में जाकर मुँह हाथ धोया। सालूस ने मुझे नई जैकेट और जीन्स पहनने को दिया। फिर राकी से कहा, सलोमन हमारा दोस्त है राकी, रास्ते में इसकी ज़रूरत का ख्याल रखना। जाहिर है वो राकी को खुफिया अल्फाज में ताकीद कर रहा था कि मुझे इधर उधर ना होने दे। बाहर मुँह अंधेरे का समा था, ठंडी हवा चल रही थी। कॉटेज के बाहर पीपल के दरख्त के नीचे गर्द में अटी हुई पुरानी सी वैगन खड़ी थी जो बिल्कुल बंद थी। मैं राकी के साथ आगे बैठ गया। राकी ने होंठों में सिगरेट दबा रखा था। वैगन का इंजन गुर्राया और फिर वैगन दरख्तों की ढलान से निकलकर वो फटे के अंधेरे में एक कच्ची सड़क पर तेजी से रवाना हो गई। राकी ने सिगरेट बाहर फेंकते हुए कहा, हम हाईवे से हट कर जाएंगे, हाईवे पर पुलिस पेट्रोल का खतरा है। सलोमन बास कहता है कि तुम हमारे गैंग में शामिल हो गए हो। अच्छा, क्या हमें ऐसे बहादुर नौजवानों की ज़रूरत है? बास सलोस तुम्हारी बड़ी कदर करता है। मैंने कहा, हम यरूशलेम किस वक्त पहुंच जाएंगे? राकी बोला, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, जितना वक्त हाईवे पर लगता है उससे बहुत कम वक्त लगेगा। तुमने नाश्ता नहीं किया ना? मैंने भी नहीं किया। फिक्र न करो, रास्ते में एक गाँव आएगा, वहाँ बर्गर और कॉफ़ी उड़ाएंगे। वैगन अनजाने रास्तों पर उड़ी जा रही थी। सड़क कच्ची थी और हिचकोले लग रहे थे। बतदरीज रात किसी आई दिन के उजाले में तब्दील हो रही थी। आसपास का गैराबाद बंजर इलाका अब साफ दिखाई देने लगा था। कहीं कहीं कोई दरख्त नजर आता था। मट्टी और संगलाख पत्थरों की छोटी छोटी टेकरियां दूर दूर तक फैली थीं। राकी को रास्ते का इल्म था। वो गाड़ी उड़ाई लिए जा रहा था। सूरज को निकले 15-20 मिनट हुए होंगे कि दूर पानी की गोल टैंकी दिखाई दी। राकी ने कहा, यह गाँव की टैंकी है, यहाँ हम नाश्ता करेंगे, मगर मैं वैगन में ही बैठा रहूँगा। तुम ऐसा करना कि रेस्तोरां में जाकर बर्गर और कॉफ़ी खरीद लाना, और हाँ, आज का अखबार ज़रूर लाना, उसमें कल के डाके की पूरी खबर छपी होगी, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। अखबार के नाम से मेरे बदन में चिमटियाँ सी रेंगने लगीं। यकीनन आज के अखबार में मेरे फरार की खबर भी छपी होगी। हो सकता है साथ मेरा फ़ोटो भी दे दिया गया हो। ऐसी सूरत में राकी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो डाकू और गुंडा ही सही है, मगर एक पक्का यहूदी है, और वो अपने मुल्क के खिलाफ जासूसी करने वाले को कभी नहीं छोड़ेगा। पुलिस को वो खबर करने की पोजीशन में नहीं है। उसके पास अपने वतन के गद्दार को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का एक ही रास्ता है कि वो मुझे गोली मार दे। अगर मेरी गिरफ्तारी के लिए नाम मुकर्रर हुआ तो फिर भी वो मुझे दबोच लेगा। वो यहीं से वापस अपने बास सलोस के पास ले जाएगा। मैं यही सोच रहा था, और वैगन एक गैर आबाद से गाँव में दाखिल हो गई। चंद एक कॉटेज बने थे। दाएं जने फलों का फार्म था। एक लंबी बैरक थी। गांव की एक कच्ची सड़क थी जिसके किनारे होटल का बोर्ड लगा था। राकी ने वैगन उस होटल के बिल्कुल सामने मगर झाड़ियों के ओट में खड़ी कर दिया और मुझे $5 का नोट निकाल कर देते हुए कहा, वो देखो सामने फुटपाथ पर न्यूज़पेपर स्टैंड पर आज के ताज़ा अखबार लगे हैं। पहले सिक्का डालकर अखबार निकालना, फिर होटल के रेस्तोरां में जाकर 4-6 बर्गर और कॉफ़ी के 2 गिलास ले आना। जाओ, देर मत करना। हो सकता है इन लोगों को भी शहर वाले डाके की खबर फ़ोन पर मिल गई हो। मैं $5 के नोट थामे वैगन से उतरकर होटल वाले रेस्तोरां की तरफ बढ़ा। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। फुटपाथ पर न्यूज़पेपर स्टैंड में अखबार लगे थे। जो ही मेरी नज़र अखबार पर पड़ी, मेरी रूह कांप उठी। अखबार के पहले ही सफ़े पर एक चौकट्टे में मेरी तस्वीर के साथ मेरे फरार की खबर छपी थी और साथ ही नाम का भी ऐलान किया गया था। मैंने उसी लम्हे सोच लिया कि मुझे क्या करना होगा। सिक्का डालकर अखबार स्टैंड के शीशे के केस में से निकालकर बगल में दबाया। पीछे मुड़कर देखा। राकी वैगन की अगली सीट की खिड़की से मुझे देख रहा था। उसने हाथ के इशारे से मुझे जल्दी करने को कहा। मैं रेस्तोरां की तरफ बढ़ा। अब मुझे अपनी पड़ गई थी। अखबार में खबर के साथ मेरी तस्वीर का आ जाना कोई मामूली बात नहीं थी। मैं किसी भी वक्त किसी भी जगह पकड़ा जा सकता था। फिर इनाम का लालच भी था।
ये हो नहीं सकता था कि मैं अखबार लिए बगैर राकी के पास पहुंच जाऊं। होटल के रेस्तोरां में खुशकिस्मती से इस वक्त सिवाय एक बूढ़े देहाती के और कोई नहीं था, जो कोने वाली खिड़की के पास बैठा काफ़ी के साथ बर्गर खा रहा था। वो अपने ध्यान में था। वैसे भी इन मुल्कों में कोई किसी की तरफ खामखा नहीं देखता, हर कोई अपने काम से गर्ज रखता है। राकी से छुटकारा हासिल करने की एक तरकीब मेरे जहन में आ गई थी। जो सूरत हाल थी उसमें यही तरकीब काम आ सकती थी। काउंटर पर एक मामर औरत काफ़ी की मशीन को कपड़े से साफ कर रही थी। कोने में बाथरूम था। मैं उसमें घुस गया, अखबार को फाड़कर ड्रेन में फेंका। मेरा दिल धड़क रहा था। बाथरूम से बाहर जाने का दूसरा दरवाज़ा कोई नहीं था। मुझे दूसरे दरवाजे की तलाश थी। जल्दी से बाहर निकल आया। काउंटर वाली औरत ने शायद अभी तक ताज़ा अखबार नहीं पढ़ा था। मैंने उसे कॉफ़ी का एक गिलास लिया, $5 दिए, बाकी रेजगारी जेब में डाली और जायजा लिया कि कहीं वो मुझे घूर कर तो नहीं देख रही है। उसने मुझे देखा था, मगर फिर अपने काम में लग गई थी। इसका मतलब था कि उसने ताज़ा अखबार नहीं देखा। मुझे बेचैनी लगी थी, मगर ऊपर से बेहद इत्मीनान के साथ काउंटर के करीब कुर्सी पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगा। अचानक कोने वाला पर्दा हटा और एक उधेड़ उम्र का आदमी सर पर लंबा हेड जमाए हाथ में एक तरबूज उठाए दाखिल हुआ और बोला, डोरिया देखो कितना बड़ा तरबूज खेत से तोड़ा है। इसका मतलब था कि इस दरवाजे के पीछे खेत था। उधेड़ उम्र आदमी काउंटर पर तरबूज रखकर औरत से बातें करने में मसरूफ़ हो गया। यह सुनहरी मौका था। मैं कॉफ़ी का गिलास वहीं छोड़कर उठा और बाथरूम में जाने के बहाने पर्दा उठाकर दूसरी तरफ निकल गया। उधर वाकई एक छोटा सा खेत था जिसमें सब्ज रंग के बड़े बड़े तरबूज बैलों में पड़े थे। मैं लपक कर रेस्तोरां के कोने में पीछे की तरफ आ गया। यहाँ से मुझे राकी की वैगन झाड़ियों के पीछे खड़ी नजर आ रही थी। राकी का बाजू खिड़की से बाहर था और वो परेशानी के आलम में अपनी उंगलियां खिड़की पर बजा रहा था। उसने 2-3 बार सर निकाल कर होटल की तरफ देखा। वो परेशान था कि मैं अंदर जाकर कहाँ गायब हो गया हूँ। मैंने जायजा ले लिया था कि वहाँ कोई गाड़ी या ट्रक वगैरह नहीं था। फिर राकी ने हल्का सा हॉर्न दिया। मैं चुपचाप रेस्तोरां के कोने वाली लकड़ी की दीवार के साथ लगा उसे तकता रहा। राकी ने दोबारा हॉर्न दिया। जब मैं फिर भी बाहर ना निकला तो वो गुस्से में वैगन का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और इधर उधर देखता अपने कॉलर चढ़े लंबे लंबे डग भरता रेस्तोरां में दाखिल हो गया। मैं इसी मौके के इंतज़ार में था। दौड़कर वैगन के हक़ में आया। दूसरी जानब से वैगन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही इंजन स्टार्ट किया और पहरे गियर में डालकर पूरी रफ्तार से वैगन को खींचकर वहां से ले उड़ा। पीछे राकी पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाज़ा आप भी बखूबी लगा सकते हैं। मगर मैंने पलट कर भी ना देखा और वैगन को तेज़ रफ्तारी से चलाता कच्ची सड़क पर कहीं से कहीं निकल गया। मुझे रास्तों का इल्म नहीं था, मगर राकी की ज़बान इतना इल्म हो चुका था कि ये कच्ची सड़क हाईवे के पहलू में होती मुख्तलिफ गाँव से गुजरती है, यरूशलेम तक चली जाती है। वैगन में ज़ाहिर है तेल का ज़ख़ीरा इतना ज़रूर था कि मैं यरूशलेम तक पहुंच जाता। मैं कच्चे रास्ते पर अंधाधुंध घर दौड़ाता वैगन उड़ा लिया जा रहा था। मुझे मालूम था कि पीछे गाँव में ऐसी कोई गाड़ी वगैरह नहीं है जिसको लेकर राकी मेरा पीछा करे, और वो सलूस को फ़ोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि रेस्तोरां में फ़ोन था, लेकिन सलूस के बोसीदा कॉटेज में फ़ोन नहीं था। इसके बावजूद राकी एक अजार मुजरम था, वो कुछ भी कर सकता था। इसलिए मैंने एक लम्हे के लिए भी रफ्तार मध्यम ना किया। इस वक्त कच्चे रास्ते पर वैगन 60 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रही थी और खूब खड़खड़ा रही थी। खतरा अगर था तो यही कि कहीं इसका अंजर बंजर अलग ना हो जाए। गाड़ी का इंजन काफ़ी ठीक हालत में था और एक खास आवाज़ को बरकरार रखे चल रहा था। तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद छोटी सी टैंकी वाला एक और गाँव आ गया। मैं वहाँ रुके बगैर आगे निकल गया। दोपहर का वक्त था कि मुझे बाएं जानब ढलानी छतों वाले कॉटेज नजर आए। उनके पीछे दरख्तों के झुंड उभरे हुए थे। धूप खूब तेज थी। मुझे इस बात की शदीद तशवीश थी कि मेरे फरार की खबर तस्वीर के साथ अखबारों में छप चुकी है और मैं लोगों में गया नहीं कि पकड़ा गया। बाएं जानब निस्बतन बड़ा गांव था, जहाँ एक कारखाना भी था। मैं गाड़ी 1 सेकंड के लिए रुके बगैर इस गांव को पीछे छोड़ गया। इस वक्त मुझे ये पता लगाने की ऐसी ज़रूरत थी कि मैं सही सिमत जा रहा हूँ कि नहीं। ऐसा भी हो सकता था कि मैं यरूशलेम की बजाय किसी दूसरे बड़े शहर में जा निकलूँ। चूँकि मैं किसी बाकायदा बड़ी सड़क पर सफ़र नहीं कर रहा था, इसलिए वहाँ संग मेल के निशान बिल्कुल नहीं थे। हाईवे खुदा जाने मुझसे कितनी दूर थी। रास्ते की गर्द ने मेरे बालों और चेहरे का हुलिया बदल दिया था, फिर भी मैं बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता था। मैंने सुबह से सिवाय कॉफ़ी के एक घूंट के और कुछ भी न खाया पिया था। पेट में चूहे दौड़ रहे थे जो मेरी फिक्र और तशवीश की वजह से कदरे ना खुश थे।
ऊपर से मेरी धमाका खेज मौत का लम्हा भी करीब से करीब तरह रहा था। सिर्फ एक अगला दिन और एक रात बाकी रह गई थी। यहूदी डॉक्टर के कहने के मुताबिक मेरे पेट में किसी जगह दस्ती बम बनकर छुपे हुए महलूल को परसों दिन के 9:30 बजे मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ाते हुए फट जाना था। मैं एक बार फिर गैराबाद बंजर वीराने में से गुजर रहा था। अराकी का यह कहना दुरुस्त निकला कि यह सड़क यरूशलेम जाकर ख़त्म होती है। कम अज़ कम अभी तक सड़क किसी जगह पहुंचकर ख़त्म नहीं हुई थी, चली जा रही थी। रास्ते में एक दो फलों के फार्म भी आए, कहीं कहीं सब्जियों के खेत गुजर जाते, कोई अकलौता कारखाना भी दिखाई दे जाता। वैगन एक छोटे से गांव के करीब से गुजर रही थी कि मुझे फुटपाथ के कोने में एक सलाट मशीन लगी नजर आई। मैंने वैगन उसके पास ले जाकर खड़ी कर दिया। उतर कर फुर्ती से मशीन में सिक्के डाले और बारी बारी एक कोका कोला का टन और 2 बर्गर के पैकेट निकाले और वैगन में बैठकर जल्दी जल्दी हड़प करने लगा। साइड में लगे आईने में पीछे भी देख रहा था, पीछे कोई नहीं था। बर्गर खाकर ठंडा कोका कोला पीकर टन बहर फेंका। जान में जान आई। एक बार फिर वैगन उड़ता हवा से बातें करने लगा। दिन डूब गया। सूरज अपने पीछे अंधेरे की सियाह चादर फैलाकर ग़रूब हो गया। मैं अभी तक सफ़र कर रहा था। एक मकाम पर पहुंचकर मुझे अपनी दाहिनी जानिब खंभों पर लगी मरकज़ी लाइटें नजर आने लगीं। यकीनन ये हाईवे की बत्तियां थीं। मैं ये महसूस करके घबरा सा गया कि जिस सड़क पर मैं सफ़र कर रहा था उसका रुख भी अब हाईवे की तरफ हो रहा था। इसका मतलब था कि यह कच्ची सड़क अब हाईवे में जाकर मद्गम होने वाली थी और हाईवे पर मेरे लिए ख़तरा ही ख़तरा था। ताहम एक तसल्ली ज़रूर थी कि वक्त दिन का नहीं रात का था। मुझे वैगन में बैठे आसानी से नहीं देखा जा सकता था। आखिर वही हुआ। सड़क इधर उधर से घूमती हुई हाईवे पर जा निकली और मैं हाईवे के एक गेट में से निकलकर पहली लेन में आ गया। हाईवे पर 2 लेन एक तरफ को और 2 लेन पीछे की तरफ जा रही थी। हाईवे पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। मैं बड़ी आसानी से वैगन को दूसरी लेन में ले आया। अब मेरा रुख जनूब मशरक़ की तरफ था। मैं बेताबी से किसी संग मेल के इंतज़ार में था ताकि मुझे पता चल सके कि मैं यरूशलेम से कितनी दूर हूँ। कभी कभी कोई तेज़ रफ्तार जदीद मॉडल की कार मेरे साथ वाली लेन से आगे निकल जाती है। मैं खुजाने के बहाने अपना सर दूसरी तरफ कर लेता। एक संग मेल आया और इतनी तेज़ी से पीछे की तरफ निकल गया कि मैं कम रोशनी की वजह से भी उस पर लिखे हुए हरूफ ना पढ़ सका। हाईवे पर चढ़ाई आ गई। जब चढ़ाई ख़त्म हुई तो मैंने देखा कि दूर ऊंचे नीचे टेलों पर किसी शहर की रोशनियाँ जुगनों की तरह जगमगा रही हैं। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। यकीनन ये यरूशलेम ही था। अगले संग मेल पर मैंने वैगन की रफ्तार आहिस्ता कर दिया। सामने से संग मेल आया तो मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में यरूशलेम 7 किलोमीटर लिखा हुआ साफ पढ़ लिया। खुदा ताला का शुक्र अदा किया कि आखिर मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। वैगन गर्द से हट गई थी। सादिया का स्टोर जिस इलाके में था वो शहर का मशरकी इलाका था और वहाँ कदीम तर्ज के दरवाजे के सामने अंजीरों का बाग और एक चश्मा भी बहता था। यरूशलेम के मज़ाफ़ात में दाखिल होते ही मैंने अपना रुख शहर के मशरकी दरवाजे की तरफ मोड़ लिया। दरवाजे से कुछ दूर एक गड्ढे के किनारे वैगन को रोक कर नीचे उतरा। अकब में जाकर उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर वो लॉक था। डैशबोर्ड की मैं पहले ही तलाशी ले चुका था। वहाँ मतलब की कोई चीज़ ना थी। जहाँ वैगन खड़ी थी वहाँ अंधेरा था और जैतून के दरख्तों के झुंड उगे हुए थे। मैंने वैगन को गड्ढे में लुढ़का दिया। इस सबूत को मैं ज़ाय कर देना चाहता था। इस काम से फारिग होकर मैं अंजीर के बाग में आ गया। यहाँ भी अंधेरा था। बाग के बाहर खंभे पर एक ट्यूबलाइट जल रही थी। मैंने चश्मे के किनारे बैठकर मुँह हाथ धोया, पानी पिया, फिर यरूशलेम के मशरकी दरवाजे में से शहर में दाखिल हो गया। सादिया का गुंजान इलाका वहाँ से थोड़े फासले पर ही था। मैं यरूशलेम के पथरीले फर्श वाली ऊंची नीची गलियों और बाजारों में से गुजरता सादिया के फूड स्टोर में दाखिल हो गया। सादिया ने मुझे स्टोर में दाखिल होते देख लिया था। वो काउंटर पर खड़ी एक गाय को बिल कंपाउंड करके दे रही थी। मैं शहद, दूध और दही के डब्बों वाली अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। चांद लम्हों बाद सादिया एक ट्राली में कुछ सामान डाले मेरे पीछे से ये कहती हुई गुजर गई, ऊपर आ जाओ। सादिया की रिहाइश स्टोर के ऊपर ही थी। कोने में बाथरूम के करीब में से एक ज़ेना और फ्लैट ऊपर जाता था। मैं खामोशी से ज़ेना तय करके ऊपर सादिया के फ्लैट में पहुंच गया। फ्लैट खाली था, बिस्तर सलीके से बिछा था मगर कलीन पर ताश के कुछ पत्ते बिखरे हुए थे। मेज़ पर मशरूब के खाली टन पड़े थे। कॉर्नर टेबल पर रखा टीवी खामोश था। उसके ऊपर दीवार पर इसराइलियों का मजहबी निशान है, यानी 6 कोनों वाला सितारा लटक रहा था। दीवार से लगा बल्ब रोशन था। गली की तरफ खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ था। मैं सोफे पर बैठ गया और एक फैशन मैगजीन उठाकर उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। अचानक टेलीफोन की घंटी बजने लगी।
मैं अपनी जगह से बिल्कुल न हिला। घंटी 3-4 बार बजने के बाद अपने आप बंद हो गई। फ्लैट का दरवाज़ा खुला और सादिया ये कहती हुई अंदर दाखिल हुई, तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं लगा था। मैंने रिसाला रखते हुए कहा, जिन हालात में मैं फरार हुआ हूँ मेरे पीछे किसी के लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सादिया मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और बोली, मैंने अखबार में तुम्हारे फरार की खबर और तुम्हारी तस्वीर देख ली है। मैंने वो अखबार जला डाला था। तुम्हें फ़ौरन किसी महफूज जगह पहुंचकर कुछ ही देर के लिए छुपे रहना होगा। मैंने सादिया की तरफ देखते हुए आयशा से कहा, सादिया मेरी मौत में सिर्फ 1 दिन और 1 रात बाकी रह गई है। सादिया हैरान सी होकर मेरा मुंह तकने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपने पेट पर उंगली रखी और कहा कि इस वक्त मेरे पेट में जो टाइम बम है परसों सुबह 9:30 बजे अपने आप फट जाएगा और मेरे पुर्जे उड़ जाएंगे। सादिया उठकर मेरे पास आ गई। यह तुम क्या कह रहे हो? किसी ने रख दिया है तुम्हारे अंदर टाइम बम? यह कैसे मुमकिन हो सकता है?